प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। प्यारे साथियों, अगर आप बिहार मैट्रिक बोर्ड की तैयारी में लगे हुए हैं, आपका परीक्षा इसी 2024 के फरवरी महीना में होने जा रहा है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। बायोलॉजी के 2 नंबर वाले प्रश्न जो एग्जाम में आपको 100% आने की संभावना है, यहाँ पर जो भी प्रश्न आपको बताया जाएगा उसको आप अच्छे से लिख लेंगे, नोट करके उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास अब समय नहीं है। आज 10 तारीख हो गया है, आपके पास बिल्कुल समय नहीं है एग्जाम का, 4 दिन और बाकी है परीक्षा का। जी हाँ, तो अब तैयारी आप नहीं करेंगे तो कब तैयारी करेंगे? तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं प्रतिदिन आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी लगातार मैं आप तक पहुँचाता रहा हूँ, और आने वाले जो समय बचे हुए हैं उसमें भी मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आप तक हाजिर हो जाऊँगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा लगेगा कि इस वीडियो को लाइक करके, और जितने भी आपके दोस्त हैं जो भी एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं उन सभी तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने कितने प्रश्न लिखा है, तो 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, और ये चारों क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है जिसका जवाब नहीं। अच्छे से समझिएगा, याद करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम पहला नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन बायोलॉजी का है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बायोलॉजी में किस चैप्टर का है? नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर का ये प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको पता होगा कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि हम लोग कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं इसका सवाल का जवाब सुनिए। तो यहां पर मैंने लिख चुका इसका आंसर कि पिट्यूटरी ग्रंथि कई अन्य महत्वपूर्ण अंग स्रावी अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव के समय एवं मात्रा का नियंत्रण करती है, इसीलिए इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। एक बार फिर से समझिएगा, ये जो पिट्यूटरी ग्रंथि है ना, ये यहां पर पाया जाता है, मस्तिष्क के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये ग्रंथि क्या करता है, बाकी जितने भी हमारे बॉडी के अंदर ग्रंथि लगी हुई है उससे जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उससे जो भी हार्मोन्स रिलीज होता है उन सभी हार्मोन्स को ये कंट्रोल करके रखता है, यानी बांध के रखता है। यानी मैं पिट्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है, इसका डायरेक्शन से सारी ग्रंथियां कनेक्ट रहती है कि नहीं है, तब जाकर पूरा ग्रंथि काम करता है। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है कि पिट्यूटरी ग्रंथि कई अन्य महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव के समय एवं मात्रा का नियंत्रण करती है, यानी कितना रिलीज होना चाहिए, वो जो हार्मोन्स रिलीज हुआ है किसको कितना चाहिए, कहां कितना काम है, ये सारा कुछ का जो है कनेक्शन कहां पर रहता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मालूम होता है, यही सब कुछ करता है। अतः इसीलिए हम इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। आपके एग्जाम में आएगा तो सवाल अपनी भाषा में भी उत्तर आप दे सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ग्रंथि बाकी सभी अन्य ग्रंथियों को नियंत्रण एवं जो है उसके समय का कंट्रोलिंग करके रखती है। ठीक है, इस चीज को आप लोग लिख सकते हैं। दूसरा नंबर आगे बात कर लेते हैं, जाइलम एवं फ्लोएम में क्या अंतर है? भाई अंतर लिखने के लिए पूछ दिया जाता है एग्जाम में कभी कभी कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर। आपको पता होगा कि पेड़ पौधे में 2 संवहन ऊतक होते हैं, एक जाइलम होता है, दूसरा फ्लोएम होता है। जाइलम जो होता है क्या करता है, तो जल का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम जो होता है वह पत्ती में बने खाना यानी भोजन का परिवहन करता है। ये आपको जानकारी में होगा। मैंने यहाँ पर लिख चुका नंबर 1 में कि जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है जबकि फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। इसको कैसे याद रखेंगे, तो आप ऐसे याद रखेंगे। देखिए, जाइलम की कोशिकाएं जो होती है वो मृत होती है जबकि फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। अच्छा एक बात बताइए, फल कौन दे सकता है? फल का मतलब भोजन होगा, फल का मतलब क्या होगा, भोजन होगा, और भोजन वही कर सकता है, भोजन वही खा सकता है जो जिंदा होगा, जो जीवित होगा वही तो भोजन करेगा। तो आपको ऐसे याद रखना है कि अगर फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित है तो इसका अपोजिट जो जाइलम की कोशिकाएं होगी वो मृत होती है, ये मृत कोशिकाएं होती है इसकी। ठीक है, नंबर 2, जाइलम जल एवं जल में घुले खनिज लवणों का स्थानांतरण करता है जबकि फ्लोएम खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है कि जाइलम किसका स्थानांतरण करता है, यानी परिवहन पौधों के अंदर, तो कहेंगे जाइलम जल का परिवहन करता है और जल में घुले खनिज लवणों का परिवहन करता है। ठीक है, जैसे ये पेड़ पौधा है आपके पास, मान के चलिए कि ये आपने पेड़ बना दिया, ये आपने पेड़ बना दिया, तो यहाँ पर इसका जड़ है, तो पानी जब आप रखते हैं जड़ के पास तो यहाँ पर क्या करता है, इन पानी को ये सोखता भी है और सोखने के बाद इसको ऊपर तक पहुँचा देता है, यानी नीचे से लेकर ऊपर तक ले जाता है। किसको ले जाता है? जल को ले जाता है, और जल में घुले
खनिज लवणों का परिवहन करता है। ये बात समझे? तो आपको अगर ऐसे याद रखना है, अगर याद नहीं हो रहा है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ पर लिख दिए हम कि जाइलम जल का, यानी ज से जाइलम और ज से जल याद रखना है, तो जाइलम जल का परिवहन करता है, ठीक है, जल में घुले खनिज लवणों का परिवहन करता है। जबकि अगर हम फ्लोएम की बात करेंगे तो फ्लोएम खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है, खाद्य पदार्थ का मतलब भोजन का, ठीक है। नंबर 3, जाइलम में जल एवं घुलित लवणों का परिवहन ऊपर की ओर होता है, जबकि फ्लोएम में परिवहन दोनों तरफ यानी ऊपर एवं नीचे दोनों तरफ होता है। बात समझिएगा। जैसे ये पेड़ पौधे हैं तो यहाँ पर आपने पानी डाला, खनिज लवण डाला, तो खनिज लवण घुल गया पानी में, तो जाइलम क्या करेगा, ये पानी को अवशोषण करेगा और नीचे से ऊपर ले जाएगा। ये नीचे से ऊपर जाता है, एक ही दिशा में जाता है, जबकि फ्लोएम जो होता है वो ऊपर से नीचे भी आता है और नीचे से ऊपर जाता है, यानी जहाँ जहाँ जरूरत होती है तो ये मतलब दोनों दिशा में ये परिवहन करता है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया नंबर 2, जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर। अगला प्रश्न की बात करते जो बहुत ज्यादा खास है वो है कि जाइलम को जल संवहन उत्तक क्यों कहा जाता है। भाई हमको पता है कि जाइलम क्या करता है, जल का परिवहन करता है, लेकिन क्यों इसको क्यों कहा जाता है जल संवहन उत्तक, तो ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, बहुत खास क्वेश्चन है, इसका ध्यान दीजिएगा। क्या लिखे हम कि जाइलम जो है जल एवं जल में घुले खनिज लवणों का अवशोषण पौधों के जड़ों द्वारा करते हैं एवं इन्हें पत्तियों तक पहुंचाते हैं जहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इस चीज को समझिएगा। जो जाइलम होता है वह क्या किया, भाई हमको पता है कि एक पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधे खाना बनाते हैं। तो एक पेड़ को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए कितने चीज की जरूरत होती है, तो हमको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए इसको, ठीक है, जो वायुमंडल से प्राप्त करता है। खनिज लवण जल चाहिए, खनिज लवण जल चाहिए, ये कहाँ से मिलता है इसको, तो इसको मिलता है जड़ से मिल जाता है, ठीक है। ये दूसरा चीज हो गया, पहला नंबर, ये दूसरा चीज हो गया। तीसरा नंबर में आपको पता है कि इसको और क्या चाहिए भाई, तो सूर्य की प्रकाश चाहिए, है ना, सूर्य प्रकाश चाहिए, सूर्य की प्रकाश चाहिए। नंबर 4 में क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये क्या करता है, तो भाई भोजन का निर्माण करता है और तब जाकर इसको भोजन की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर मैंने जो लिखा कि पत्तियों तक पहुँचाते, क्योंकि खाना कहाँ बनता है, पत्तियाँ बनता है, और जहाँ पर बनता है वहीं पर जरूरत होती है जल की। तो जाइलम क्या करता है, जल में जो इसके जड़ के अंदर जो हमने पानी डाला, इस पानी को अवशोषण करता है और पत्तियों तक पहुँचाता है। कहाँ क्यों पहुँचाता है, इसलिए पहुँचाता है कि वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण एक विधि है जिसके द्वारा पेड़ पौधे क्या बनाते हैं, तो भोजन का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से पेड़ पौधों को जल चाहिए ताकि वो अपना भोजन प्राप्त कर सके, बना सके। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इस जटिल उत्तक में पाई जाने वाली वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं मुख्य रूप से जल एवं खनिज लवणों को जड़ से तना तक पहुंचाने का काम करता है, अतः इसीलिए जाइलम को जल संवहन उत्तक कहते हैं। अब इसको समझिएगा कि ये दो वर्ड क्या है यहाँ पर, एक वाहिकाएं हैं, दूसरा वाहिनिकाएं हैं। ये क्या है, तो ये मतलब कि एक नली है। जाइलम क्या करता है, जो जल को अवशोषण किया, जो जल को खींचा, तो वो किसी नली के माध्यम से ले जाएगा ना, किसी पाइप के जरिए ले जाएगा। तो ये उत्तक जो होते हैं वह जटिल उत्तक होता है और इसमें वाहिकाएं व वाहिनिकाएं पाई जाती है, जिसके द्वारा जो जल इन्होंने अवशोषण किया था वह खींच कर उस नली के माध्यम से कहाँ पहुँचा देता है, पत्ती तक पहुँचा देता है, क्योंकि वहाँ पर भोजन बनाना है उसको, क्योंकि वहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, ठीक है। अतः इसीलिए हम क्या कहते हैं, जाइलम को जल संवहन उत्तक कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं हम लोग, जाइलम जल एवं जल में घुले खनिज लवणों का अवशोषण पौधों के जड़ों द्वारा करते हैं एवं इन्हें पत्तियों तक पहुंचाते हैं जहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इस जटिल उत्तक में, किस जटिल उत्तक में, तो जाइलम वाले में, इस जटिल उत्तक में पाई जाने वाली वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं मुख्य रूप से जल एवं खनिज लवणों को जड़ से तना तक पहुंचाने का काम करता है, अतः इसीलिए जाइलम को जल संवहन उत्तक कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। अगर एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैंने छांट कर लाया है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा खास है, आप इसको जरूर नोट कीजिएगा, लिखिएगा, याद कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है कि ओजोन क्या है, यह कहां पाया जाता है और इससे क्या लाभ है, यानी कि हम लोगों को इससे क्या लाभ है। ओजोन क्या है, सबसे पहले इसको समझिए, ओजोन क्या है। तो मैंने लिखा कि ओजोन ऑक्सीजन के एक अणु में उसके 3 परमाणुओं से बना हुआ एक रूप है, जिसका
रासायनिक सूत्र, जिसका रासायनिक सूत्र O3 है, यह पृथ्वी से 15 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह वायुमंडल में ऊपरी सतह पर एक पतले परत के रूप में मौजूद होता है। यह पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। पराबैंगनी किरणें के द्वारा कैंसर तथा त्वचा कैंसर रोग जैसी घातक बीमारी होती है, अतः यह परत हमें रक्षा कवच का काम करती है। भाई हमने क्या किया कि ओजोन क्या है, सबसे पहले इसकी बात की जाएगी। तो ओजोन के बारे में मैं लिखूंगा कि ओजोन ऑक्सीजन के एक अणु में उसके 3 परमाणुओं से बना हुआ एक रूप है ना, जिसका रासायनिक सूत्र O3 होता है। O3 जो होता है ये क्या होता है, तो ओजोन परत का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, ये हो गया ओजोन के बारे में। अब पूछा गया है कि यह कहाँ पाया जाता है, तो कहेंगे यह पृथ्वी से 15 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल के ऊपरी सतह पर एक पतले परत के रूप में मौजूद होता है। ये हो गया आपके दूसरे प्रश्न का जवाब कि यह कहाँ पाया जाता है। उसके बाद इसकी रक्षा करने का क्या काम, मतलब इससे हमको क्या लाभ है, तो इससे लाभ में हम लिखेंगे कि यह पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। पराबैंगनी किरणें क्या करती है, तो पराबैंगनी किरणों के द्वारा कैंसर हो सकता है, हमारे त्वचा कैंसर हो सकता है। इस रोग से हमको जो है रक्षा करती है, क्योंकि ये घातक बीमारी है ना, और यह परत हमें रक्षा कवच का काम करती है। इस चीज़ को आपको ऐसे करके नोट कर देना है, लिख देना एग्जाम में। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छा नंबर आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको आप बोल सकते हैं MVVI। ठीक है, ये MVVI यानी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैंने लाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, इसको सीरियस लेकर इसको आप समझेंगे। इसमें जो भी प्रश्न मैंने बताया है उसको आप याद करेंगे, ताकि एग्जाम में जब ऐसे प्रश्न दिखाई दे तो उसको आप अच्छे से लिख सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आप इसी तरीके से मेहनत में जरूर लगे रहिए, क्योंकि आपका रिजल्ट एक बहुत बड़ा रिजल्ट होने वाला है। ये बच्चों का यानी कि जो विद्यार्थी होते हैं उनके लाइफ का पहला स्टेज होता है, जिसको अच्छे तरीके से लांघना जरूरी है, अन्यथा आने वाले जो भी एग्जाम होगा उसमें हम अच्छी प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। तो आने वाले अच्छी पढ़ाई करने के लिए आपको मैट्रिक में अच्छे रिजल्ट लाने होंगे, अच्छे कॉलेज के लिए लाने होंगे। तो मिलेंगे हम आपके साथ जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर अभी मैं हाजिर होता रहूंगा। बचे हुए कुछ जो दिन आपके एग्जाम के हैं तो इंतजार जरूर कीजिएगा। मिलूंगा मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।